वेलकम फ्रेंड। इस वीडियो में स्वागत है आपका। इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं बीपीएससी प्रोजेक्ट मैनेजर का इंडिया इकोनॉमिक सेक्शन का यूनिट 1। और यूनिट 1 से संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे या फिर जो भी बीपीएससी ने पहले से पूछा है उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स में 5 कॉन्सेप्ट दिया गया है सिलेबस में: जीडीपी, जीएनपी, पोटेंशियल जीडीपी, पर कैपिटा इनकम एंड परचेजिंग पावर पारिटी। इस पांचों कॉन्सेप्ट का हम डिस्कशन कर चुके हैं, थ्योरेटिकल डिस्कशन एक दूसरे वीडियो में, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, उसमें आप जाकर देख लग सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, वो डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर बात किया जाए कि इकोनॉमिक सर्वे जो जारी हुआ है रिसेंटली में, उसके अनुसार इंडिया का जीडीपी में कितने प्रतिशत की गिरावट आएगी FY 2020-21 में। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा -7.7%। -7.7% की गिरावट आने की संभावना है एज़ पर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इसके साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स भी बात करते हैं कि डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन ने क्या क्या इंडिया के लेकर के क्या क्या रिपोर्ट तैयार की है और क्या क्या प्रोजेक्शन दिया है। तो आरबीआई की बात किया जाए तो आरबीआई ने एस्टिमेट किया है कि 10.5% की ग्रोथ आएगी फिजिकल ईयर 21-22 में। ठीक है, वही यूनाइटेड नेशन की बात किया जाए, उन्होंने बताया है कि 9.6% की गिरावट आएगी फिजिकल ईयर 20-21 में, और 7.3% की पॉजिटिव ग्रोथ आएगी फिजिकल ईयर 21-22 में। वही वर्ल्ड बैंक की बात किया जाए तो इन्होंने 9.6% की गिरावट को एस्टिमेट किया है 20-21 के लिए, और 5.4% का पॉजिटिव ग्रोथ बताया है 21-22 के लिए, फिजिकल ईयर 21-22। आईएमएफ की बात किया जाए तो आईएमएफ ने 8% की कॉन्ट्रैक्शन की बात की गई है 20-21 के लिए, और 11.5% की पॉजिटिव ग्रोथ बताया गया है फिजिकल ईयर 21-22 के लिए। और यह वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक का जो रिपोर्ट जारी किया गया है आईएमएफ के द्वारा, उसमें यह मेंशन किया गया है। मूडीज़ के द्वारा, जो मूडीज़ एक यूएस की रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने एस्टिमेट किया है 7% का कॉन्ट्रैक्शन, 7% की गिरावट आएगी फिजिकल ईयर 20-21 में, और 13.7% की पॉजिटिव ग्रोथ आएगी 21-22 में। वहीं नोमोरा जो जापानीज़ रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने बताया है कि 6.7% की गिरावट आएगी फिजिकल ईयर 20-21 में, और 13.5% की पॉजिटिव ग्रोथ आएगी 21-22 में, फिजिकल ईयर 21-22। फिक्की की बात किया जाए, इंडियन फिक्की की बात किया जाए तो यह 8% की गिरावट का एक्सपेक्टेशन रखे हैं 20-21 के लिए, और 9.6% का पॉजिटिव ग्रोथ एस्टिमेट किया है 21-22 के लिए। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट थे। तो चलिए अब डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। ये जो प्रीवियस क्वेश्चन इसको डिस्कस किए ये इम्पॉर्टेंट था, इसलिए मैंने पहले डिस्कस किया लिया। अब स्टार्ट करते हैं नंबर वाइज। तो पहला क्वेश्चन है कि इंडिया का प्रेजेंटली नॉमिनल जीडीपी कितना है। ठीक है, तो प्रेजेंट नॉमिनल जीडीपी इंडिया का है वह है 2.93 बिलियन डॉलर या फिर 2.93 ट्रिलियन डॉलर। 2.93 ट्रिलियन या फिर 2.93 ट्रिलियन डॉलर, इसका करेक्ट आंसर होगा 2.93 ट्रिलियन डॉलर। कंफ्यूज मत हो जाइएगा, तो इसका आंसर होगा 2.93 ट्रिलियन डॉलर। ठीक है, अब बात करते हैं कि आईएमएफ ने जो जारी किया है 2019 में यह रिपोर्ट, इसके अनुसार 2.93 ट्रिलियन डॉलर होगा। बट इंडिया का रैंक की बात किया जाए तो 2.93 के साथ इंडिया का रैंक आता है 5th रैंक। इससे पहले है यूएसए नंबर 1 पे, फिर दूसरा पे चाइना, तीसरा पे जापान, चौथा पे जर्मनी, और 5वां में आपका इंडिया है। ये आपका 2019 के रिपोर्ट के अनुसार है 5th। ठीक है, अब बात करते हैं कि जीडीपी को कैलकुलेट कौन करता है। तो जीडीपी को कैलकुलेट करता है सीएसओ, मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, जो मॉस्पी के अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। इस डिपार्टमेंट के अंतर्गत आती है सीएसओ। ठीक है, अब इंडिया का जीडीपी बात किया जाए प्रोजेक्शन और टारगेट क्या है, तो इंडिया ने टारगेट किया है कि ईयर 24-25 तक हम 5 ट्रिलियन को अचीव करें, 5 ट्रिलियन डॉलर। और वहीं बिहार की बात किया जाए तो बिहार का स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है 6,11,804 करोड़ रुपए। और वही रैंक क्या होगा इंडिया का
इंडिया में बिहार का, उसको आप कमेंट में डालिए, कमेंट में बताइए कि बिहार का SGDP ऑल ओवर इंडिया में किस नंबर पर आता है स्टेट रैंक के अनुसार। ठीक है, तो आपका कमेंट सेक्शन में हम इंतज़ार करते हैं। नंबर 2 क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। नंबर 2 में है कि जो हम जीडीपी कैलकुलेट करते हैं वो बेस ईयर अभी क्या चल रहा है, बेस ईयर किसको लेकर हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो बेस ईयर जो हम लोग सेलेक्ट करते हैं वो है 11-12। ठीक है, 2011-12 को हम बेस ईयर सेलेक्ट करते हैं। ठीक है, अब बेस ईयर की बात किया जाए तो अभी बेस ईयर 11-12 है, बट सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है कि ये 11-12 जो बेस ईयर है वो चेंज करके रिवाइज़ किया जाए 17-18 तक। अब ये चेंज नहीं हुआ है, बट सरकार निर्णय लेने जा रही है कि हम चेंज करने जा रहे हैं। ठीक है, तो अभी चेंज नहीं हुआ है, बट गवर्नमेंट वांट्स टू चेंज। ठीक है, अब 11-12 से पहले जो हम लोग यूज़ करते थे बेस ईयर वह 2004-05 था। तो 2004-05 से हम लोग बेस ईयर चेंज करके लाए हैं 11-12। अब इसे 11-12 से हम सरकार चेंज करने जा रही है 17-18। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में है कि कौन सा मेथड हम लोग जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ नहीं करते हैं। तो देखिए, जीडीपी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग प्रोडक्ट मेथड यूज़ करते हैं, इनकम मेथड यूज़ करते हैं, एक्सपेंडिचर, ये 3 मेथड यूज़ करते हैं जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए। चौथा इसका आंसर होगा, हम ये चौथा को यूज नहीं करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात किया जाए तो इस 4 ऑप्शंस में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा। ठीक है, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट क्या होता है, डायरेक्ट फार्मूला आपको बताना है। तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होता है वो नेट वैल्यू एडिशन प्लस डिप्रिसिएशन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए करेक्ट। नेट वैल्यू एडिशन में हम डिप्रिसिएशन को ऐड करते हैं तो नेट फैक्टर कॉस्ट ऑफ जीडीपी कैलकुलेट होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। ये फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है कि जीडीपी और जीएनपी में क्या संबंध है। तो जीडीपी क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यह क्या है, आपको जीडीपी जो है आपको हम डिस्कशन कर चुके हैं कि किसी भी देश के अंदर जितने भी वस्तुएं या सर्विसेज निर्मित की जा रही है उस देश के अंदर जितनी भी बनेगी उसको सारे का मॉनेटरी वैल्यू का सम कहलाता है। जीएनपी यह जो टर्म है वो क्या है, सिटीजनशिप और सेंट्रिक है। किसी भी देश के नागरिक के द्वारा जितना भी वैल्यू क्रिएट किया जा रहा है या फिर जो भी प्रोडक्ट बनती है उसके मॉनेटरी वैल्यू का सम जीएनपी। तो जीडीपी में हम अगर हम जोड़ते हैं नेट इनकम फ्रॉम द अब्रॉड तो आपका जीएनपी निकलता है। अब देखिए, जीडीपी और जीएनपी में फार्मूला क्या है, जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब होता है इनकम जो भी इंडिया में विदेशी नागरिक कमा रहे हैं उसको हम घटाते हैं, और जो विदेश में जो इंडियन अर्जित करते हैं उसको हम जोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका हम फार्मूला नेट इनकम की बात किया जाए तो क्या आता है, इनकम फ्रॉम अब्रॉड बाय इंडियंस माइनस करते हैं इनकम बाय द फॉरेनर्स फ्रॉम इंडिया। ये दोनों को हम जब घटा लेते हैं तो आपको नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल जाता है। तो जीएनपी इक्वल्स टू जीडीपी प्लस नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऑप्शन बी। नंबर 6 बात करते हैं। तो जीएनपी इज़ ऑलवेज, इस चारों स्टेटमेंट में कौन सा करेक्ट होता है, जीएनपी इज़ ऑलवेज लेस दैन क्या होता है, एनएनपी। क्या ये सही है, या ग्रेटर देन एनएनपी। तो जीएनपी की बात किया जाए और एनएनपी की बात किया जाए तो एनएनपी का फार्मूला जो होता है वो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। ठीक है, तो जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे तो एनएनपी निकलता है। अब इसको हम इधर लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो जीएनपी क्या होगा, एनएनपी प्लस प्लस हो जाएगा डिप्रिसिएशन, मतलब जीएनपी जो है ऑलवेज ज़्यादा होगा एनएनपी से। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा आंसर। ठीक है, ये आपका बी करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं नंबर 7। तो इंडियन इकोनॉमी इज़ एन, इंडियन इकोनॉमी को क्या कहा जाता है, इंडियन इकोनॉमी को कहा जाता है मिक्स इकोनॉमी, क्योंकि यहाँ पे सरकारी और प्राइवेट दोनों ऑर्गेनाइजेशंस काम कर सकती है। ठीक है, क्लोज्ड इकोनॉमी में क्या होता है, क्लोज्ड इकोनॉमी मतलब जहाँ पे कोई बाहरी इन्वेस्टमेंट को नहीं लिया जाता या बाहर से एक्सपोर्ट इंपोर्ट कम होते हैं। ठीक है, या लगभग नहीं के बराबर होते हैं। तो क्लोज्ड इकोनॉमी सब इंटरनल डिपेंडेंट होते हैं।
तो क्लोज्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी जहाँ पे जो मार्केट है वो मैनेज करता है किसके द्वारा, प्राइवेट पार्टनर के द्वारा। प्राइवेट ही आपको ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पूरे इकोनॉमी को होल्ड करती है, ठीक है। तो प्राइसेस जो निर्धारण होता है वो डिमांड और सप्लाई में मार्केट फोर्सेस के द्वारा वो होता है कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी जहाँ पे दोनों का आपको प्रेजेंस हो, इकोनॉमिक जहाँ पे आपका प्राइवेट सेक्टर और गवर्नमेंट सेक्टर एक्टिव पार्टिसिपेशन टुगेदर हो तो मिक्स इकोनॉमी कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। पर कैपिटा इनकम इज ऑब्टेन बाय डिवाइडिंग नेशनल इनकम बाय। नेशनल इनकम से क्या डिवाइड करते हैं, तो आपको पर कैपिटा इनकम निकलता है टोटल वर्किंग पॉपुलेशन, जो भी देश में वर्किंग पॉपुलेशन क्या उसके पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं, या गवर्नमेंट सेक्टर में जो काम करने वाले हैं उसको डिवाइड करते हैं, या फिर टोटल पॉपुलेशन एक्सेप्ट माइनर जो 18 साल से कम है उसको हम घटा करके, या फिर टोटल पॉपुलेशन। तो पर कैपिटा इनकम का निकालने का फार्मूला है नेशनल इनकम डिवाइड बाई टोटल पॉपुलेशन, जितनी भी है सारे को। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। इसमें हम माइनर का या मेजर का कोई कंसिडरेशन नहीं करते हैं, या वर्किंग पीपल नॉन वर्किंग पीपल कोई नहीं, टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड करते हैं। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी। नंबर 9 में क्या है कि बात किया जाए तो इंडिया का पर कैपिटा इनकम करंट मार्केट प्राइसेस में क्या चल रहा है अभी। तो एट प्रेजेंट जो इंडिया का पर कैपिटा इनकम है वो 1,08,620 रुपये। इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। अब बात किया जाए कि यही 2021 में यह जो घटकर हो गया है 99,155, जैसे कोरोना के चलते बहुत लॉकडाउन लग गया तो इसके चलते पर कैपिटा इनकम में 8.7% की ड्रॉप आई है। अगर बिहार की पर कैपिटा इनकम एज पर स्टेट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात किया जाए तो आपको 46,664 है। यह बात किया जा रहा है बेस्ड ऑन करंट प्राइसेस, ठीक है। ये आपको 19-20 के अकॉर्डिंग है, और 34,000 है एज़ पर बेस ईयर जो हम कैलकुलेट करते हैं उसके अकॉर्डिंग है 34,000 के आसपास, बट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग 46,664 है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो बात किया जाए तो प्राइमरी सेक्टर में इंडिया के जीडीपी कंट्रीब्यूशन में कितना परसेंट रहता है, ठीक है। तो इंडिया जीडीपी में प्राइमरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो रहता है लगभग 20% की बात किया जाए, और सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन जीडीपी में रहता है सर्विस सेक्टर का, उसके बाद इंडस्ट्री और उसके बाद एग्रीकल्चर। सर्विस सेक्टर का 55% प्लस रहता है, 55 to 60 के आसपास। इंडस्ट्री की बात किया जाए तो 27% के आसपास रहता है, और एग्रीकल्चर का आपको 20% के आसपास रहता है। 11 क्वेश्चन की डिस्कस करते हैं। तो 11 क्वेश्चन में बात किया जा रहा है कि इफ़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ डिक्रीजेज इन अ कंट्री, अगर किसी भी कंट्री में उसके जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन अगर घट रहा है तो हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ करेंगे। जैसे इंडिया क्या है, इंडिया जो है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है। यहाँ पे बिहार की बात करते हैं, बिहार जो है एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे 75% पीपल जो है एग्रीकल्चर पे काम करते हैं, ठीक है। तो अगर बात किया जाए कि अगर नेट जीडीपी में अगर एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन गिर रहा है तो हम क्या कंक्लूजन ड्रा करेंगे। क्या द कंट्री इज़ ग्रोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ बीइंग अ डेवलप नेशन, क्या हम डेवलप नेशन की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर कंट्री इज़ मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग द डेवलपिंग नेशन, क्या हम डेवलपिंग नेशन के अकॉर्डिंग डेवलपिंग नेशन की ओर बढ़ रहे हैं, या फिर कंट्री इज़ मूविंग टूवर्ड्स बिकमिंग द लेस डेवलप्ड नेशन, या फिर ऑप्शन डी होगा इकोनॉमिक ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री हैज़ स्टॉप। तो देखिए ऑप्शन सी डी तो बिल्कुल भी नहीं होगा। बात करते हैं ए बी में, तो एक्चुअल जो है कंट्री का अगर एग्रीकल्चर सेक्टर डाउन हो रहा है मतलब कि इन कंट्री जो है वो डेवलप्ड नेशन की ओर बढ़ रहा है, ठीक है। वैसे भी इंडिया क्या डेवलपिंग नेशन में है। क्यों डेवलपिंग नेशन में है कि हमारा जो एग्रीकल्चर का है वो डाउन जा रहा है हल्का धीरे धीरे, तो हम लोग डेवलपिंग नेशन से किसकी ओर बढ़ रहे हैं, डेवलप नेशन की ओर, ठीक है। बट स्टिल वी आर इन द डेवलपिंग नेशन लिस्ट। बात करते हैं 12 क्वेश्चन की। तो 12 क्वेश्चन में है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियंस पे इनकम टैक्स, कितने परसेंट लोग इंडियन टैक्स पे करते हैं। ओनली 30%, 97% लोग टैक्स नहीं देते हैं, 3% लोग ही टैक्स देते हैं, ठीक है। इसमें कुछ फैक्ट बात की किया जाए तो
₹2 या ₹2 से जो अधिक का नोट जो करेंसी है वो कौन जारी करता है? आरबीआई जारी करता है। और आरबीआई जो भी जारी करता है नोट, उसको किसको अप्रूव, किसके द्वारा प्रत्यावित किया जाता है? वो उस पर अप्रूवल रहता है गवर्नर का। तो आरबीआई का जो भी गवर्नर होते हैं उनके द्वारा ये प्रत्याभूत किया जाता है। तो आरबीआई के भी कभी कौन गवर्नर हैं? शक्ति कांता दास। अब ₹2 या ₹2 से कम की बात किया जाए तो ये जो भी सिक्के होते हैं या करेंसी होते हैं ₹2 या 2 से कम की, उसको अप्रूव करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो जारी किया जाता है। बट उसका जो अप्रूवल रहता है अप्रूव्ड बाय सेक्रेटरी रहता है। सेक्रेटरी का सिग्नेचर और हस्ताक्षर रहता है उस ₹2 के नोट पर। ठीक है। अब बात कर दिया जाता है, बात करें कि आरबीआई नोट कहाँ कहाँ छपता है, तो इंडिया में 4 जगह नोट छपता है। नासिक में जो महाराष्ट्र में है, देवास में जो एमपी में है, मैसूर जो कर्नाटका में है, और सलबोनी जो वेस्ट बंगाल में है। ठीक है। और कॉइन्स की बात किया जाए तो कॉइन्स कहाँ बनता है? कॉइन्स बनता है आपको इंडिया में 4 लोकेशन में, मुंबई में, हैदराबाद में, कलकत्ता में और नोएडा में। और बात किया जाए कि हम ये चारों लोकेशन में कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सिक्का कहाँ से छपा, तो मुंबई में जो भी सिक्का छपता है उसमें डायमंड का मार्क रहता है, हैदराबाद में स्टार का मार्क दिया जाता है सिक्के पे, और कलकत्ता में या तो सी रहेगा या तो कोई मार्क नहीं रहेगा, और नोएडा वाले में डॉट मार्क रहता है। ठीक है। क्वेश्चन डिस्कस करते हैं 13 नंबर को। तो क्वेश्चन नंबर 30 में है कि परचेजिंग पावर पैरिटी। ठीक है, 2 स्टेटमेंट दिया गया है, इस दोनों स्टेटमेंट में देखना है कि कौन सा करेक्ट है और कौन सा गलत है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ सेम बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन डिफरेंट कंट्री। ये पूरा कंप्लीट डिफिनीशन है, हम डिस्कस कर चुके हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है। कि किसी भी सेम बास्केट्स ऑफ गुड को कंपेयर करते हैं दो डिफरेंट कंट्रीज़ के करेंसीज़ को, तब हम लोग एस्टिमेट निकालते हैं कि परचेजिंग पावर पैरिटी इंडिया का इंडियन आईएनआर डॉलर के रिस्पेक्ट में कितना होगा। ठीक है, ये कंप्लीट डिफिनेशन ये बिल्कुल सही है। इन टर्म्स ऑफ पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी डॉलर्स, इंडिया इज़ द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। ये स्टेटमेंट गलत है। 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं है, वो है 3rd। इंडिया जो है 3rd में। तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट है और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। परचेजिंग पावर पैरिटी के अंतर्गत जो भी जीडीपी जो है, सबसे हाईएस्ट जीडीपी है चाइना का, उसका यूएसए का, और 3rd का इंडिया का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 डिस्कस करते हैं। इफ़ एक्चुअल जीडीपी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल जीडीपी, अगर एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो क्या होगा? तो अब जानते हैं कि पोटेंशियल जीडीपी क्या हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी देश में जो भी रिसोर्सेज हैं उसका कंप्लीट और मैक्सिमम जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम यूज़ करते हैं और मैक्सिमम गुड्स का निर्माण करते हैं, तो उस सारे गुड्स का मॉनेटरी वैल्यू का सम हमारा जो आएगा पोटेंशियल वैल्यू। तो पोटेंशियल जीडीपी कैलकुलेट होगा। तो अगर यह दोनों एक्चुअल जीडीपी और पोटेंशियल जीडीपी दोनों बराबर हो जाता है, इसका मतलब है कि एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्वल्स टू द नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। दिस इज़ द करेक्ट आंसर, बी होगा। तो चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं नंबर 15। अब 2019 के अकॉर्डिंग परचेजिंग पावर पैरिटी में एक्सचेंज इंडिया और यूएस का क्या था? यूएस इंडिया का। तो आपको इसका करेक्ट आंसर है, यह है ऑप्शन बी। तो 1 यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर इक्वल्स टू 21.28 INR, यह है आपका एक्सचेंज रेट। सो एक्सचेंज रेट का मतलब है कि आपको पीपीपी के अकॉर्डिंग, पीपीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के एक्सचेंज रेट है। अगर नॉर्मल करेंसी एक्सचेंज रेट की बात किया जाए तो $1 इक्वल्स टू 74.21 रुपीज़ अभी चल रहा है। ठीक है। और हमारा जो इंडियन करेंसी है वो फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट पर काम करता है। नंबर 16 की बात किया जाए तो हिंदू रेट किसे से संबंधित है? हिंदू रेट हिंदू रिलीजन वाले वर्ड से नहीं संबंधित है, यह ऑप्शन जो है बिल्कुल गलत है। मनी, हिंदू रिलीजन, जीडीपी और लिटरेसी। तो हिंदू रेट वर्ड लग रहा है हिंदू, मतलब हिंदू आपको रिलीजन से संबंधित, बट ये बिल्कुल करेक्ट नहीं है, यह है जीडीपी से। अब बात किया जाए कि ये वर्ड कब आया था, तो 70 के दशक में जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर राजकृष्ण ने इस हमारा जो जीडीपी है, हमारा जो देश था, उसमें जो धीमी गति के विकास दर होने की वजह से इसको कहा था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है।
प्रोफेसर राजकृष्ण ने 50 से 70 के दशक तक निम्न आर्थिक वृद्धि के लिए हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्दावली का इस्तेमाल किया था। उन्होंने कहा था कि कुछ भी कर ले, लेकिन हमारी विकास दर जो लगभग 3.5% की आसपास हमेशा रहती है। प्रोफेसर राजकृष्ण हंसमुख स्वभाव के थे और उन्होंने हंसी मजाक में यह बात की थी, मगर यह अलग बात है कि आज तक उनकी इस शब्दावली का व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, यह आपको जीडीपी और नेशनल इनकम की ग्रोथ के संबंध में उन्होंने कहा था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 की बात कर लेते हैं। पर कैपिटा इनकम नेट एसजीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस फॉर बिहार इन 2018-19 वाज। यह क्वेश्चन बीपीएससी, इसी तरह का क्वेश्चन बीपीएससी 2020 में पूछा गया है कि पर कैपिटा जो नेट इनकम एसजीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस बिहार का वो कितना है। 75% ऑफ नेशनल एवरेज, 60% ऑफ नेशनल एवरेज, 50% ऑफ नेशनल एवरेज, 33% ऑफ नेशनल एवरेज। ठीक है, ये क्वेश्चंस बीपीएससी में एग्जैक्ट नहीं पूछा है, बट सिमिलर क्वेश्चन पूछा है। ये इसका क्या आंसर होगा आप कमेंट सेक्शन बॉक्स में बताइए। ठीक है, ये क्वेश्चंस आपको देखने में इजी लग रहा है, बट ये थोड़ा सा सोचने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने कुछ चेंज किया। क्वेश्चन नंबर 18 बात किया जाए कि अगर किसी भी कंट्री का नॉमिनल जीडीपी अगर इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या होता है कि क्या कह सकते हैं कि प्रोड्यूसिंग मोर गुड्स एंड सर्विसेज, किसी भी कंट्री में अगर जीडीपी इंक्रीज कर रहा है, इसका मतलब क्या ये होता है कि वस्तुएं वहाँ और सर्विसेज ज़्यादा निर्मित की जा रही है। यह स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स? तो इसका आंसर हो जाएगा, ये स्टेटमेंट है फॉल्स। ठीक है, यह ज़रूरी नहीं है कि वस्तुएं बन रही है, तो मतलब यह ज़रूरी नहीं है कि जीडीपी बढ़ रहा है तो वस्तुएं यहाँ बनेंगी। ठीक है, हो सकता है कि वस्तुएं सेम रहे, प्राइसेस चेंज हो जाए। ठीक है, तो ये ऑलवेज ट्रू नहीं होता है, तो स्टेटमेंट ये फॉल्स है। क्यों, कैसे? हम अगर यहाँ पे देखिए नॉमिनल जीडीपी की बात किया जाए, तो नॉमिनल जीडीपी में अगर बात किया जाए तो ये अगर वस्तुएं, अगर नॉमिनल जीडीपी का अगर रियल जीडीपी रहता कि इफ़ रियल जीडीपी इज़ इंक्रीजिंग देन वी कैन श्योरली, हम लोग कह सकते हैं कि वहाँ पे वस्तुएं बन रही है, वो ज़्यादा बन रही है। ठीक है, नंबर ऑफ़ गुड्स इंक्रीज़ कर रहे हैं। इसकी वजह यह है कि हम लोग जो रियल जीडीपी निकालते हैं, वहाँ पे हम लोग बेस ईयर लेते हैं और बेस ईयर के रिस्पेक्ट में ही प्राइस को कंसीडर किया जाता है। तो अगर रियल जीडीपी अगर ज़्यादा है मतलब वस्तुएं ज़्यादा होगी, चूँकि प्राइसेस तो सेम रहेगी, बट नॉमिनल जीडीपी में ऐसा नहीं है। ठीक है, एन इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी में जस्ट मीन प्राइस हैज़ इंक्रीज्ड, while an increase in real GDP definitely means output increase। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। हाउ मेनी एक्सपोर्ट जोन हमारे इंडिया में है? तो एक्सपोर्ट जोन टोटल है वो 7 है। ठीक है, पहला है आपका कंदला गुजरात में, दूसरा है आपका सांताक्रूज मुंबई में, तीसरा है फाल्ता वेस्ट बंगाल में, चौथा नोएडा में, नोएडा यूपी, पाँचवा आपका चेन्नई में, छठा कोचीन में और सातवां वाइजैक आंध्र प्रदेश में है। तो टोटल 7 इकोनॉमिक जोन है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात किया जाए कि जो हमारा पार्टीशन हुआ था 1947 में, उस समय किस इंडस्ट्री को ज़्यादा प्रभाव पड़ा था, वैडली इफेक्ट किया गया था? उसका करेक्ट आंसर है कॉटन एंड शुगर इंडस्ट्री। ठीक है, शुगर और कॉटन इंडस्ट्री को ज़्यादा ही नुकसान झेलना पड़ा था। अब इसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट है वो किस में है? वो एग्रीकल्चर सेक्टर में है। ठीक है, उसके बाद क्लॉथ इंडस्ट्री की बात की जाए तो क्लॉथ में ज़्यादा लोग काम करते हैं। मोस्ट अनएम्प्लॉयमेंट में भी एग्रीकल्चर में ज़्यादा है। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयड लोग भी ज़्यादा हैं प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में, और एम्प्लॉयड लोग भी ज़्यादा हैं प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर में। अगर हाई जीडीपी कंट्रीब्यूशन की बात किया जाए तो सर्विस सेक्टर जीडीपी में ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया हैं। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू, बाय बाय।